हे वॉचर्स, वेलकम चैनल बी द वॉचर। आ चुका है एक और नया एपिसोड ऑफ क्लेविटीज, जो कि होने वाला है इसके सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3। अगर आपको आगे के एपिसोड्स ऑन टाइम देखने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक और कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। एपिसोड की स्टार्ट होती है, हमें दिखाया जाता है 1000 साल पहले का नजारा, जहाँ पे हमें अपने क्लेविटीज का जाइंट फॉर्म दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है कि वो इस जगह पे कैसे आ गया और यहाँ पे कर क्या रहा है। वो वैसे ये वेस्ट लैंड होता है, लेकिन कुछ अलग सा, कुछ अजीब सा, जहाँ पे क्लेविटीज सोचता है कि उसके साथी कहाँ है। अचानक से एक बुढ़िया बोलती है कि तुम्हारा कोई अब साथी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो चुका है। जहाँ पे क्लेविटीज इस बुढ़िया से पूछता है कि तुम कौन हो, तो ये बुढ़िया बताती है कि वो लॉर्ड है डार्क बीस्ट ऑफ वेस्ट की, जिसका नाम ज़ेबेथियर है, ज़ेबेथियर ऑफ फैंटास्म। देन यहाँ से सीन चेंज होता है, हम लोग प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहाँ पे एलिसिया पूछती है क्लिन से, तो क्लिन यहाँ पे घर जा रहा होता है अपने नए दोस्तों के साथ, मतलब सारसा और उसका जो दूसरा दोस्त है। जहाँ पे एलिसिया बताने की कोशिश कर रही होती है कैसे अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एक डार्क बीस्ट था, मतलब वही एलिसिया की पिछली लड़ाई। जहाँ पे क्लिन कहता है कि वो इन सब बातों में दिलचस्पी नहीं रखता है और ये सब बातें मुझे तब बताना जब तुम कंप्लीटली इस चीज को फिगर आउट कर लो। ये बोलकर क्लिन यहाँ से निकल जाता है। जहाँ पे एलिसिया बताती है कि उसका सिर्फ एक ही चांस होता है क्लिन से सीक्रेटली बात करने का, वो भी जब ये लोग घर जा रहे होते हैं या फिर घर से स्कूल आ रहे होते हैं तब। और जब एलिसिया डार्क मैजिक यूज करके बात करने की कोशिश करती है तो वो डिपेंड करता है क्लिन पे। क्लिन बात करना चाहता है तभी वहां से बात हो पाती है, वरना नहीं हो पाएगी। और एलिसिया को बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा होता है कैसे जो है अपना क्लिन वो ह्यूमंस के साथ कितना ज्यादा इंटरेक्टिव हो रहा है, उसका मकसद क्या है, एलिसिया यही सोच रही होती है, बट उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और हर चीज उसे खुद से ही फिगर आउट करनी पड़ेगी। जहाँ पे नेथन की स्टोरी पूरे स्कूल में पता चल गई है, लेकिन कुछ बताया नहीं गया बीस्ट के बारे में, बस उन्हें बता दिया गया कि नेथन कोलैप्स्ड हो गया था, जिससे किसी को भी कोई दिक्कत भी नहीं है। जहाँ पे एलिसिया सोच रही होती है क्या ये ऐसा होता रहता है, क्या ये चीज रेयर नहीं है। जहाँ पे क्लास के स्टूडेंट से कुछ सवाल पूछने के लिए एलिसिया जाती है तो बच्चे उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे रे, मैरी और एंड्रयू का ग्रुप होता है, वो भी यहाँ पे एलिसिया को इग्नोर ही करता है और एलिसिया जान रही होती है कि ये लोग तो कुछ नहीं बताने वाले मुझे। जिसके बाद हमारे वो ट्विंस एंटर करते हैं, लियोन और टिगल, जहाँ पे इन दोनों को कुछ एलिसिया से बात करना होता है। तो ये लोग एक दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पे इन लोग को पता चल गया होता है कि नेथन जो है वो स्कूल छोड़ रहा है और वो आज ही। जहाँ पे ट्विंस बताते हैं कि मैजिकल रिसर्च जो है बहुत ज्यादा रिस्की बिजनेस है, मैजिक को सीख कर विजार्ड बनना बहुत ज्यादा स्पेशल होता है, और वो भी ऐसी कंट्री के अंदर जिसके अंदर मैजिक डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अगर तुम यहाँ पे विजार्ड बनते हो तो तुम मिलिट्री के अंदर एक अच्छे खासे रैंकिंग वाले ऑफिसर भी बन सकते हो, जैसे तुम ग्रेजुएट हो गए यहाँ से। और इसीलिए यहाँ पे लोग आते हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो हमें यहाँ पे इधर उधर खेलना कूदना नहीं है, हमें यहाँ पे मैजिक को यूज करते हुए टॉप पे जाना है, हमें टॉप पे पहुंचना है और एक आदमी को ना सबक भी सिखाना है। ये सब बताने के बाद ये दोनों ट्विंस एलिसिया के बारे में पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा क्या रीजन है। इन लोगों ने देख लिया होता है कि एलिसिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये लोग सोच रहे होते हैं शायद एलिसिया का भी सेम ही यहाँ पे रीजन होगा। इन लोग को ये पता होता है कि एलिसिया मैजिक तो नहीं यूज कर पा रही है और वैसे भी नॉर्मल पर्सन जो होते हैं डार्क बीस्ट से डंडे से तो लड़ाई कर नहीं सकते हैं। तो ये लोग पूछते हैं एलिसिया से क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहती हो, क्योंकि इन दोनों ट्विंस को चाहिए कि इनको वो क्रेस्ट मिल जाए और जो एलिसिया है उसको भी मैजिक का सीक्रेट जानना है, वरना एलिसिया क्यों ही आती, ऐसा ये लोग बोल रहे होते हैं। और हाँ, एलिसिया का सच में गोल तो यही होता है, उसको भी कैसे करके ड्रेल के सीक्रेट रूम तक जाना है। जहाँ पे एलिसिया ये सोचती है क्या ये सारसा और एडिसन का भी रीजन हो सकता है। वैसे वो लोग ज्यादा खतरनाक तो लगते नहीं है और ऐसा लगता भी नहीं है कि उन्हें कुछ चाहिए। तो एलिसिया जो है उन लोग के बारे में भी सोच रही होती है, जिस पे एलिसिया इन दोनों ट्विन से पूछती है कि तुम लोग मेरे लिए क्या कर सकते हो। जहाँ पे ट्विंस बोलते हैं हम इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं, हम वो चीजें भी कर सकते हैं जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ अच्छी लड़कियां कर सकती हैं। तो इसीलिए ये दोनों ही आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और एक दूसरे के सवालों के जवाब ढूंढेंगे जितना जल्दी हो सके। जहाँ पे एलिसिया को इस चीज के लिए गारंटी भी चाहिए होती है, जिसपे ये दोनों मान भी जाते हैं कि हाँ भाई हम कहाँ ही भाग के जाएंगे। जहाँ पे एलिसिया सोचती है कि हाँ यार ये लोग एरोगेंट तो हैं बट ये झूठे तो नहीं लग रहे हैं, तो इनके साथ अलायंस में आने में मुझे शायद कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए एलिसिया यहाँ पे मान जाती है। जहाँ पे एलिसिया बोलती है इन दोनों से कि अगली बार तुम्हें अगर कोई डार्क बीस्ट मिले तो तुरंत मुझे बताना। जिसपे ये दोनों ट्विंस बोलते हैं ठीक है हम लोग तो ये करेंगे ही, लेकिन तुम्हें भी कुछ पता चले तो हमें जरूर बताना। तो ये तीनों यहाँ पे साथ हो जाते हैं। जिसके बाद हमें नेथन दिखाया जाता है, उसके माता पिता उसे लेके जा रहे होते हैं स्कूल से। जहाँ पे हमें रोमन दिखाया जाता है, जहाँ पे रोमन जो है मीरिया से पूछता है कि आपको इस चीज को लेके दर्द हो रहा है या फिर दुखी हो रही हैं आप। लेकिन यहाँ पे मीरिया बोलती है कि नहीं, जो चर्च के वर्ड्स हैं वो गॉड्स के वर्ड्स हैं, तो वो जो कुछ भी कहता है उसको करना ही हमारी ड्यूटी है। बस नेथन के लिए मैं खुश हूँ कि वो जिंदा रहेगा, लेकिन मुझे इतना अच्छा भी नहीं लग रहा कि किसी का फ्यूचर अब खत्म हो चुका है। जिसके बाद हमें एलिसिया दिखाई जाती है जो कि शायद इन्फॉर्मेशन ढूंढ रही होती है डार्क बीस्ट के रिगार्डिंग, बट उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है, उसे कोई भी कुछ जवाब नहीं दे रहा होता है, ना ही कोई इंटरेस्टेड लग रहा होता है इन बातों में। जहाँ पे एलिसिया सोच रही होती है वो क्या करे, क्या किसी टीचर से बात करे, बट शायद उससे एलिसिया ही पकड़ी जाएगी। जिसको अचानक से एलिसिया को याद आता है कोई, एंड वो तुरंत भागते हुए पहुंच जाती है नाई के पास, जिसको देख के नाई तो यहाँ पे डर जाती है। जिसके बाद एलिसिया एक्टिंग करके नाई को एक कमरे में लेके जाती है, जहाँ पे एलिसिया पहले नाटक करती है थोड़ा सा बुली उली होने का। उसके बाद वो बताती है कि मुझे मेरे सवालों को कोई जवाब दे नहीं रहा है, आखिरकार नेथन को हुआ क्या और तुम्हारे पास क्रेस्ट कैसे आया, और क्या तुमने कोई डार्क बीस्ट देखा है या फिर तुम्हें पता हो कि ड्रेल का सीक्रेट रूम कहाँ है। जहाँ पे नाई एकदम सरप्राइज हो जाती है और बहुत ज्यादा ही हैरान होती है कि एलिसिया ये सवाल बाकी लोगों से जाके पूछ रही है। जिस पे एलिसिया बताती है नहीं, लास्ट वाला नहीं पूछा था, बाकी तुम्हें सब पूछ रही थी, मतलब ड्रेल के सीक्रेट रूम के बारे में और उसे नहीं पूछा उसने, बाकी नेथन के बारे में डार्क बीस्ट के बारे में वो सबसे ही पूछ रही है। जहाँ पे एलिसिया के बारे में नाई तो ऑलरेडी जान रही होती है, जहाँ पे अपने एलिसिया को पता होता है कि नाई को यहाँ पे एज अ स्पाई भेजा गया है
एम्पेरियर के द्वारा। बट नाई यहाँ पे एलिसिया की हेल्प करने से मना कर देती है क्योंकि अभी भी वो उसकी एनिमी ही है। जिस पर एलिसिया कहती है चलो ठीक है, मैं अगर तुम्हें कोई हेल्प ऑफर करूँ तब भी नहीं करूंगी मेरी हेल्प। जहाँ पे एलिसिया बताती है कि मैं जानती हूँ या फिर मैं बता सकती हूँ कि एम्पेरियर क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर थी जब उन सब की बातें हो रही थी। और एम्पेरियर चाहते हैं इन सब चीजों को ढूंढना ताकि वो आखिरी मिनट सब कुछ चुरा सके, जिसके लिए वो अपनी आर्मी भी भेजेंगे। और उन्होंने हमें बस इसीलिए भेजा ताकि उन्हें एक्यूज मिल सके अपनी आर्मी का इस ग्राउंड पे यूज करने के लिए। लेकिन जो रीजन है कि उन्होंने अब तक ये ऐसा काम नहीं किया, अपनी आर्मी को यहाँ नहीं भेजा है, वो ये है कि वो सच में इस जगह का सीक्रेट नहीं जानते। इसीलिए वो वेट कर रहे हैं कि एस्लिन या हाइडेन या फिर नाई उनको ढूंढे, और वो उसी का वेट कर रहे हैं। जहाँ पहले से आगे बोलती है कि एस्लिन जो है वो शांत नहीं रहेगा अगर इस जगह पे बुइलेट ने अटैक किया तो, और उनके पास भी पावरफुल आर्मी है जो कि वेट कर रही है, तो वो इसका जवाब जरूर देंगे। जिसके बाद ये पूरी जगह एक बैटल फील्ड बन जाएगी और स्टूडेंट्स मारे जाएंगे। और मैं यही चीज अवॉइड करना चाहती हूँ एज अ हीरो। जिस पर नाई पूछती है अच्छा बताओ तो तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूँ। जहाँ पे एलिसिया कहती है कि सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही रहेगा कि तुम इस जगह पे कोई भी सीक्रेट है उसको ढूंढो, ताकि आर्मी के आने से पहले ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकें, ताकि उनके पास अटैक करने के लिए कोई रीजन ही ना बचे। तो अगर वो चीज मिलने पे, वो सीक्रेट जानने पे तुम मुझे रिपोर्ट करती हो तो बच्चों को मैं बचा पाऊंगी। जहाँ पे नाई पूछती है क्या तुम मुझे सीक्रेट जानने के बाद एम्पेरियर को बताने का टाइम दोगी। जिस पे एलिसिया बोलती है हाँ, जब मैं उन्हें ढूंढूंगी या फिर मैं पहले जानूंगी तो मैं तुम्हें सबसे पहले आके बताऊंगी। लेकिन अभी भी मैं उन दोनों ट्विंस के साथ अभी काम कर रही हूँ, मतलब ऑलरेडी मैं दो लोग के साथ काम कर रही हूँ, ऐसा एलिसिया बताती है नाई को। जहाँ पे एलिसिया बताती है कि वो अपने हीरो के नाम पे कसम खाती है कि वो यहाँ से जानने वाली चीजों को उनको तो नहीं बताएगी। जिस पर नाई कहती है हाँ ऐसा करना भी मत। और एलिसिया ये भी वादा करती है कि अगर कोई वॉर हुआ तो उसमें वो नाई को चोट नहीं पहुंचाएगी। जिसके बाद हम लोग को कैपिटल ऑफ एस्लिन एल्सबर्ग दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम पहुंचते हैं एल्डन कैसल के पास। जहाँ पे एक पंछी आया होता है कुछ चिट्ठी लेकर, जिस पे लिखा होता है कि रोडे और मिगेल एक टैलेंटेड आदमी है, लेकिन जो डीन रोमेने है उस पर शक किया जा सकता है, वो थोड़ा शक्की इंसान है। ये पढ़ने के बाद इसे जला दिया जाता है चिट्ठी को। जहाँ पे हमारे सॉर्ड सेंट आके बोलते हैं कि बताइए महाराज मैं क्या करूँ। बट अभी के लिए महाराज इस चीज को रोकते हैं क्योंकि जल्दी से रिएक्ट करना हमें ही प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। बिना हम किसी प्रूफ के साथ होली ग्राउंड में नहीं जा सकते हैं, और तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक पोप जिंदा है। जिसके बाद महाराज बताते हैं कि जो उन्होंने सुना है उससे जो अगला पोप बनेगा वो डीन ऑफ सिलिसियन ही बनेगा, जो कि अपना रोमेन ही है। और अगर ऐसा हुआ तो हम लोग उस जगह बिल्कुल ही नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए महाराज सोच रहे होते हैं कि वो अब क्या करें। जिसके बाद वो अपने सॉर्ड सेंट को ऑर्डर देते हैं, जहाँ पे उन्हें 500 सोल्जर्स लेके हाइडेन भेजा जा रहा है, और वहाँ पे जाके उनको लूना को लेना होगा क्योंकि उसका मास्टर वहाँ पर नहीं है। जिसके बाद हमें हाइडेन सिटी दिखाई जाती है, कैपिटल दिखाया जाता है, और यहाँ पे रॉयल सेंचुरी दिखाई जाती है, जिसके अंदर हम लोग लूना को देखते हैं। और लूना यहाँ पे शायद पढ़ना सीख रही होती है, और तो और यहाँ पे वो मैजिक भी यूज कर पा रही है। ये देखकर उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश होती है और देखती है कि उसका बच्चा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे थ्रोन के लिए नेमिंग सेरेमनी होती है, और अभी लूना का नाम उस सेरेमनी में से आना बाकी है, और लूना का नाम बाकी प्रीवियस किंग से ऊपर ही लिखा जाएगा। जिसके बाद हमें पहुंचते हैं एलिसिया और नाई के कन्वर्सेशन के पास, जहाँ पे एलिसिया पूछती है कि आखिरकार ये क्रेस्ट मिलता कैसे है। जहाँ पे नाई बताती है अगर मुझे पता होता तो मैं बता चुकी होती एम्पेरियर को पहले ही, क्योंकि जब मुझे मेरा क्रिस्टल मिला तो मेरी पुरानी मेमोरीज हो चुकी हैं, और शायद ऐसा हर एक स्टूडेंट के साथ होगा जिनके पास स्टोन है। और जहाँ तक मुझे पता है थोड़ा बहुत शायद इसमें ट्रायल इन्वॉल्व होता है, जिसके बाद चूजन वन को ही वो दिया जाता है, जहाँ पे तुमको एक रेवलेशन मिलेगा जो कि तुम्हें ट्रायल के लिए गाइड करेगा। और हाँ, तुम इसको हीरो लेजेंड में विलेज ऑफ ओरिजिन जैसा समझ सकती हो। जिसके बाद हम लोग क्लेन, साल्सा और एडिसन दिखाया जाता है जो कि जा रहे होते हैं, जिनका पीछा कोई कर रहा होता है। बट हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्लेन धोखा कर जाता है, मतलब ये लोग धोखा कर जाते हैं। वो जो पीछा कर रही होती है ना, वो पीछा करते हुए परछाई को चली जाती है, मतलब इल्यूजन को, और क्लेन, एडिसन और सारसा यहीं पर रहते हैं। जहाँ पे क्लेन को पता होता है कि ये लड़की जो है कल से ही पीछा कर रही है इन लोगों का। जहाँ पे जो क्लोन्स यहाँ पे बनाए गए हैं वो क्लेन ने शैडोज को यूज करते हुए बनाए हैं। जहाँ पे क्लेन बताता भैया कि कैसे वो जो है शैडो बैरियर बना सकता है, शैडो क्लोन्स बना सकता है, और ये सब यूज कर सकता है वो। जिस पे सारसा बोलती है कि ये सब चीजें तो वैसी हैं जैसी वो करती है लॉर्ड ऑफ वेस्ट ज़वेथिरा। जिस पे क्लेन कहता है हाँ मैं भी कर सकता हूँ वो सब। जहाँ पे क्लेन ने एक बैरियर बना दिया होता है, और वो देखना चाहता है कि आखिरकार सारसा कौन है, क्योंकि वो सारसा का नाम ओरिगिते शमननेस गॉड स्पीकर बोलता है, जहाँ पे उसका नाम पूरा सारसा रियुए ईरा रोफो का होता है। जहाँ पे सारसा बोलती है अच्छा तो तुम जानते हो। जिसमें सारसा बोलती है हाँ मैं शमननेस गॉड स्पीकर ही हूँ, जो कि ओरिगिटीज की अगली क्वीन बनेगी। जिसको देख के एडिसन थोड़ा सरप्राइज होता है, जहाँ पे एडिसन के सर से आवाज आ रही होती है कि अरे यार क्या कर रहा है तू। तो वो सारसा बोलती है चलो ठीक है, वो मैनिफेस्ट करने जा रही है ज़वेथिरा को, जो कि गॉड ऑफ ऑर्गटीज है। जहाँ पे हम लोग उसकी समनिंग भी देखते हैं, और वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेती है लॉर्ड ऑफ डार्क बीस्ट ऑफ वेस्ट ज़वेथिरिया ऑफ फैंटास्म के अंदर, जहाँ पे अपनी क्लेविटीज और ज़वेथिरिया की तू मैमे भी हो जाती है। जिसके बाद ज़वेथिरिया बोलती है, मतलब सारसा बोलती है एडिसन को कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें छुपे रहने का कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पे सारसा अपने एडिसन को रेथवेल ऑफ अजोर लॉर्ड ऑफ डार्क बीस्ट ऑफ द ईस्ट बुलाती है। जिसपे एडिसन थोड़ा कंफ्यूज होता है, बट उसके सर में जो आवाज आ रही होती है वो उसकी कैप उसकी सर फाड़ते हुए बाहर आती है, और वहां से निकलता है एक बीस्ट जो कि लॉर्ड ऑफ ईस्ट है, और उसके सामने लॉर्ड ऑफ वेस्ट और लॉर्ड ऑफ साउथ है। लॉर्ड ऑफ वेस्ट अपनी ज़वेथिरिया, लॉर्ड ऑफ साउथ अपना क्लेविटीज। जहाँ पे ज़वेथिरिया बताती है कि अपना जो ये बंदा है सामने ये पैरासाइट टाइप का ही है, इसीलिए इसका ऐसा लुक हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ पे वो बताता है कि कैसे वो बहुत सारे डिफरेंट क्रिएचर्स पे ऐसे ही चिपक सकता है बस मजाक के लिए या फिर फन के लिए, और एडिसन उनमें से ही एक है। जहाँ पे ये जगह तो इस
बंदे की टेरिटरी के बाहर है, मतलब ये जो लॉर्ड ऑफ ईस्ट है इसके बाहर है, बट ये अपने क्लोन को बना के 2-3 जगह भेज सकता है, इसलिए एडिसन यहाँ पर है। जिससे वो क्लेविटीज से पूछता है कि वो अपनी टेरिटरी से बाहर कैसे आया और इतना छोटा कैसे बन गया। वैसे क्लेविटीज इस बातों को इग्नोर करता है और डायरेक्ट यहाँ पे सारसा या फिर ज़ेवेथेरिया से पूछता है कि बताओ हमारा रीजन क्या है यहाँ बुलाने का, हमें रीजन बताओ अपना। जहाँ पे ज़ेवेथेरिया बताती है कि जो लॉर्ड है डार्क बीस्ट ऑफ नॉर्थ का वार्डीन, जो कि कुछ ह्यूमंस के ग्रुप के साथ वर्क कर रहा है और कुछ प्लॉट कर रहा है, और उसका डार्क इचोर अवतार भी यहाँ पर ही है, मतलब यहीं स्कूल में, जिसके लिए शायद अपना ये लॉर्ड ऑफ ईस्ट भी आया होता है। जहाँ पे लॉर्ड ऑफ ईस्ट ने यहाँ पे हाइडन और क्लेविटीज की भी स्टोरी सुन रखी होती है कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था, मतलब पूरे सीजन 1 की स्टोरी। जहाँ पे ज़ेवेथेरिया ने बड़े दिमाग लगा के अपने क्लेन को ढूंढना होता है, उससे बातचीत करने के लिए यहाँ पे आई होती है। जहाँ पे ये सारे के सारे डार्क बीस्ट जो है वो अपनी टेरिटरीज को छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन उन्हें जानना है कि ये जो अपना वार्डीन है वो किस चीज के पीछे और करना क्या चाहता है, जो कि शायद इसका लेना देना हीरो लेजेंड से भी हो सकता है। जहाँ पे अपना लॉर्ड ऑफ ईस्ट जो होता है ये ब्लू क्रिएचर बोलता है कि लेकिन मुझे हीरो लेजेंड के बारे में नहीं पता है, उसके बारे में बताओ मुझे, कोई समरी ही बता दो मुझे। जब ज़ेवेथेरिया बताती है उसके बारे में कि पहला जो चैप्टर है वो टेंपल से रिलेटेड है, कि एक स्टोन था जिसके ऊपर एक अवेकनिंग हुई, उस हीरो ने लाइट की तरफ देखा और अपनी डेस्टिनी को पहचाना। जिसके बाद दूसरा चैप्टर आता है जो कि विलेज ऑफ ऑरिजिन, जिसके बाद हीरोज जो थे उनको जो है एक रिविलेशन मिला गॉड की तरफ से, उन्हें गाइड किया गया, जिसके बाद वो लोग एक ट्रायल के थ्रू गए और उनने अपनी पावर्स को अवेकन किया। जिसके बाद आता है तीसरा चैप्टर द फॉर्ज, जहाँ पे जो सॉर्ड थी उसे फॉर्ज किया गया फ्लेम्स के अंदर, जिसके अंदर गॉड्स की पावर को कंटेन किया गया, जिसे रेगिलिया कहा गया, एंड वो हीरोज का अल्टीमेट वेपन बना। जिसके बाद आता है चौथा चैप्टर जो कि हेवन एंड अर्थ है, उसने मतलब जो हीरो था उसने जो है डार्क बीस्ट को मारना चालू किया और बहुत सारी जिंदगियां बचाई, और आखिर में वो खड़ा हुआ ऐसे ही बहुत सारे डार्क बीस्ट की लाशों के ऊपर। जिसके बाद आता है फाइनल चैप्टर न्यू होराइजन, उसने जो है चारों डार्क बीस्ट को हरा दिया एंड लोगों को गाइड किया, और यही भगवान की इच्छा थी और दुनिया को वापस ले लिया गया। और यही बातें सेम जो है अपनी नाई एलिसिया को भी समझा रही होती है कि कैसे जो हीरो अवेकन हुए उन्होंने गॉड की बात सुनी और उनकी ट्रू अवेकनिंग हुई, और नाई बताती है कि वो इसके अलावा और कुछ जानती नहीं है, और जो विलेज ऑफ ऑरिजिन है उसी को लेजेंड की स्टोरीज कहा जाता है, लेकिन जो मैजिक है इस स्टोरी के अंदर कहीं भी अपीयर नहीं होता है। लेकिन एलिसिया नोटिस करती है कि इस स्टोरी के अंदर फॉर्जे की बात की गई है, मतलब किसी चीज को ढालने की बात, जैसे तलवारों को, मतलब मिनरल्स को, पावर्स को तलवारों में ढाला गया, लेकिन यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा होता, ना कि हाइडन के टेक्स्ट्स के अंदर कि भाई रेगिलिया कैसे बना और वो क्या सच में रियल था कि नहीं। जिसका मतलब हर एक लैंड के ऊपर कोई बुक होगी जो कि ये चीजें बताती होगी, जैसे कि बुक ऑफ टोहा था जो कि क्लैन को मिला था, और शायद हर एक चैप्टर के लिए बुक हो सकती है। ये सब यहाँ पे एलिसिया सोच रही होती है, जिसपे एलिसिया सोचती है कि अगर ड्रिल इन बुक्स के पीछे था ना कि फॉर्जे के, जिसका मतलब ये है कि वो बुक्स के बारे में स्टार्टिंग से ही जानता था, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसने वो बुक देखी भी होंगी। तो एलिसिया सोचती है और समझती है कि शायद वो जान चुकी है कि आखिरकार ये सीक्रेट रूम है क्या या फिर उसके अंदर क्या है, एंड वो जानते ही यहाँ से भग लेती है। जहाँ पे वो शायद अभी तुरंत क्लैन को बता देती थी, लेकिन शायद क्लैन ने उसे अपने कनेक्शन अभी काट रखा है, तो इसलिए दौड़कर यहाँ बताने जा रही होती है क्लैन को इस चीज के बारे में जो कि अभी उसे पता चला होता है। बट रास्ते में उसे जो है एक नर्सरी मिलती है जिसके अंदर अपना जो एंट्री होता है वो होता है, और जैसे यहाँ पे एलिसिया अंदर जाती है एक स्केलेटन जैसा चीज आके उसको एक ग्लास बोतल से कवर कर देती है, और वो दूसरे डायमेंशन में आ चुकी होती है, या फिर कह सकते हो दूसरे लैब में आ चुकी होती है जिसमें नेथन था पिछले एपिसोड के अंदर। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो जी हाँ गाइस, ये था लेटेस्ट एपिसोड ऑफ क्लेविटीज। कैसा लगा कमेंट सेक्शन जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सब्सक्राइब कर लेना अपकमिंग वीडियोस के लिए। बाकी तब तक के लिए बी द वॉचर।